हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन हिस्ट्री मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। यहाँ पर देखिए इसका जो चैप्टर होने वाला है थर्ड, देखिए चैप्टर जो थर्ड है रेफ्रिजरेंट। देखिए रेफ्रिजरेंट जो चैप्टर है आज ये पूरा का पूरा देखिए एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ओनली वन वीडियो में ही ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड जो आपका कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो इसको एकदम देखिए माइंडसेट होकर इसको एकदम ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। इसका देखिए जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। और देखिए जिस प्रकार से 2 चैप्टर जो है ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसका जो PDF है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। तो जो स्टूडेंट नए हैं ज्वाइन हो जाएं जल्दी से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और देखिए एक चीज़ और, इंस्टा पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि आप वहाँ से भी मोटिवेट रहें अपनी स्टडी को लेकर। और देखिए सबसे पहले आप जो नोटिफिकेशन है वो आपको इंस्टा पर भी मिलेगा, तो इसलिए आप वहाँ से भी एडवांटेज ले सकते हैं। तो लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए 100% आपका यहीं से आएगा, आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपका पुटअप होगा यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लिख कर एकदम रख लीजिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला। आप चलते हैं सीधा, देखिए जो चैप्टर है इसका एकदम एनालिसिस करते हैं एकदम ईजी वे में। तो देखिए चलते हैं सीधा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है थर्ड, ठीक है, रेफ्रिजरेंट। देखिए रेफ्रिजरेंट क्या होता है सारा कुछ एकदम डिटेल्स में कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक। यहाँ पर देखिए जो आपको टॉपिक को स्टडी करना है, जो टॉपिक पढ़ने हैं आपको वहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक देखना है देखिए फंक्शन, कि जो रेफ्रिजरेंट है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है। और देखिए उसके बाद हम देखेंगे ये इसके जो वेरियस टाइप हैं रेफ्रिजरेंट के, वेरियस कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशंस को इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे रेफ्रिजरेंट का, किसी भी रेफ्रिजरेंट का हम नॉमेनक्लेचर इजी वे में एकदम कर सकते हैं। देखिए डिजायरेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेफ्रिजरेंट की जस्ट उसको हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, किस प्रकार का रेफ्रिजरेंट हम सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड वर्क के अनुसार, ठीक है। तो ये आपको भी यहाँ पर देखिए अगर हम इन टॉपिक में अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एक है देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट और जो आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। देखिए ये और देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो हैं इससे आपका 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आपका पुटअप होता है क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स आपको देखिए यहाँ से मिल जाएंगे एकदम इजी वे में, ओके। यहाँ पर देखिए इस चैप्टर से वैसे तो अगर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से पुटअप होते हैं। कहीं रेफ्रिजरेंट नॉमेनक्लेचर पूछ लेता है या आपको प्रॉपर्टीज़ दे देगा लिखने को किसी भी रेफ्रिजरेंट की, या आपको क्लासिफिकेशंस भी, या आपको उसमें डिफिनीशंस को भी लिखने को कह सकता है। तो चलते हैं एकदम। देखिए यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है सबसे पहले इसको हम बात कर लेते हैं कि ये रेफ्रिजरेंट जो है ये क्या होता है। सबसे पहले बात आती है रेफ्रिजरेंट की। तो देखिए एकदम इमेजिनेशन के थ्रू यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको देखिए इमेजिनेशन इज़ 100 टाइम्स बेटर देन नॉलेज, ओके। इमेजिनेशन जो है वो आपको मतलब एक प्रकार से आपको एकदम माइंडसेट हो जाता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से आप पिक्चर देखते हैं पूरी स्टोरी याद हो जाती है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले थ्योरी आपको पढ़कर थोड़ा याद नहीं होगा, बट यहाँ पर देखिए एकदम यहाँ पर इजी वे में आपको समझाएंगे। देखिए जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या होगा, वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट क्या है, एक वर्किंग सब्सटेंस है यानी कि कार्यकारी पदार्थ है, ठीक है, जो हीट का क्या करता है, एक्सचेंजर करता है, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र करता है, ओके। अब देखिए ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये एक्सपेंशन एंड जो इवेपोरेशन है, यानी कि जो हमारा प्रसारण और वाष्पन की जो क्रिया होती है उसमें हीट को एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद देखिए जो कंडेंसन प्रोसेस होता है उसमें क्या करता है, जो एब्जॉर्ब हीट है उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। ये जो एब्जॉर्ब हीट है इसको क्या कर देता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे किसी भी रेफ्रिजरेटर में या अगर हम बात करें फ्रीज़र में, तो क्या करता है वो हीट को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, रिजेक्ट करता है, ओके। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं एकदम इजी वे में, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो रेफ्रिजरेंट एक क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है जो हीट का एक्सचेंजर करता है, हीट का ट्रांसफॉर्म करता है, और एक्सपेंशन एंड इवेपोरेशन में ये हीट का एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, और उसके बाद जो
कंडेंसन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्ब हीट है उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर बात करें तो थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आप अगर याद करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट एक पदार्थ होता है या एक कार्यकारी पदार्थ होता है जो एक्सपेंशन एंड इवेपोरेशन के दौरान हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड कंडेंसेशन के दौरान क्या करता है, एब्जॉर्ब हीट जो है उसको एक्सट्रैक्ट यानी निकाल देता है। ओके, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर समझ में देखिए आ गया तो आप लोग एकदम कमेंट बॉक्स में यस लिख दें, ठीक है, ताकि हम समझ जाएंगे कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू अगर यहाँ पर समझें, जैसे आपका नेचुरल आइस है, ठीक है, जो बर्फ़ है आपकी प्राकृतिक, जो आप बर्फ़ खरीदते हैं, ठीक है, गर्मी में वैसे भी आप सभी लोग खरीद रहे होंगे, ठीक है, मतलब एक प्रकार से सभी को ज़रूरत पड़ती है। एंड जो देखिए मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट, जो मिक्सचर होता है आइस एंड सॉल्ट का, वो भी आप इस एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए जो नेचुरल आइस क्या करती है, भी हीट को एक प्रकार से रिजेक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट करती है। ओके, तो ये आपको समझना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशंस। दूसरा जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। तो क्या इसके देखिए क्लासिफिकेशन के जो क्लासिफिकेशन है इसको हम स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल्स में कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। वन यहाँ पर देखिए वन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकंड जो है वो आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। यानी कि अगर हम हिंदी में यहाँ पर देखिए बात करें तो प्राथमिक जो रेफ्रिजरेंट है और द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। अब देखिए यहाँ पर इसको भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है ये क्या होता है, ठीक है, इसकी डिफिनीशन आपको पूछ ली जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, तो ये जो रेफ्रिजरेंट है ये देखिए क्या है, एक पदार्थ है, इट्स सब्सटेंस, यानी कि ये क्या है, पदार्थ है, ठीक है। देखिए किसी भी स्टूडेंट को चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर सारा कुछ देखिए समझा रहे हैं आपको। तो इट्स सब्सटेंस यानी कि ये क्या है, एक पदार्थ है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है, एक पदार्थ है इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और क्या होता है, ये पदार्थ जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या करता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, वो हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाता है। यानी कि अगर देखिए हम इजी वे में एकदम आपको समझाएं कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है वो हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, यहाँ पर समझिए एकदम देखिए, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है ये डिपेंड होता है किस पे, डिपेंड ऑन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। यानी कि ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पर डिपेंड होता है, निर्भर करता है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू भी आपको एकदम समझाएंगे और उसके बाद देखिए क्या होता है, ये कूल्ड कर देता है। तो यहाँ पर देखिए मतलब इसका क्या है, मान लीजिए कि हमारा कोई वाटर है, तो वाटर हमारा ठंडा हुआ, उसके बाद ये देखिए एक प्रकार से अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें तो देखिए मान लीजिए एक कोई चीज़ ठंडी हुई, ठीक है, कोई भी चीज़ है हमारा वो ठंडा हुआ, ठीक है, कूल हुआ। उसके बाद इस कूलिंग के थ्रू दूसरी चीज़ भी हमारी इसी के थ्रू वो भी क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप जो ठंडा करते चला गया, ये हमारा क्या होगा, ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाते हैं आपको, तो ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यानी कि अगर हम दूसरी यहाँ पर देखिए और भी इजी वे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है तो ये क्या होता है, जो प्राइमरी, मान लीजिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, ये कूल्ड हुआ, ठीक है, इसको हमने कूल्ड किया, तो ये क्या करेगा, दूसरे रेफ्रिजरेंट को ये क्या कर देगा, कूल्ड कर देगा। इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना, ये डिपेंड किस पर करता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पर, और उसके थ्रू दूसरे भी चीज़ को हम कूल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डायरेक्ट पार्ट जो आपका रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पर देखिए ये जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है ये आपके यहाँ पर 5 टाइप्स के हैं, इसको भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट है, एजोट्रोप और इनऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन, और आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो है लास्ट वो आपका अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। ओके, तो यहाँ पर इन 5 जो रेफ्रिजरेंट है ये आपके एग्जाम में, बहुत एग्जाम में आपका यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कंपटीशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं,
ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए अगर आप थ्योरी फॉर्म में समझना चाहते हैं तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट या देखिए पदार्थ होते हैं जो रेफ्रिजरेंट सिस्टम में क्या करते हैं, डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर देखिए वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जिन्हें पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट द्वारा ठंडा किया जाता है, फिर कूलिंग प्रोसेस के लिए यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है। अब हम यहाँ पर देखिए जो इस टाइप्स थे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को, उनको अभी हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये आपका एग्जाम में देखिए बहुत बार ये मिलने को यहाँ पर संभावना होती है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए समझ लेना है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका लो होगा, ठीक है। देखिए अब बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तभी तो आपका जो कूलिंग होगा वो हाई स्पीड से होगा, ओके। आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो आपका हाई स्पीड से होगा। इसका जो कॉस्ट है वो भी लो होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड में स्पेसिफिक हीट होगी यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो कम होनी चाहिए। आपका वेपर में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है, निम्न होना चाहिए। हीट जो मतलब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी आपका वो क्या होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए। और देखिए लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पन में जो गुप्त ऊष्मा होगी वो भी हाई होनी चाहिए, तब जाकर वो अच्छे से कूलिंग प्रोसेस करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट था, देखिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तो इसके टाइप्स जो थे हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट। तो हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट क्या होता है यहाँ पर इसको पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट जो है इसको सबसे अगर हम बात करें तो इसको किसने जो मतलब इन्वेंट किया था, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो इसने किस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, कब किया था, ये हम बात करेंगे। तो देखिए इसका इन्वेंट कब हुआ था, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सन 1928 में इसका इन्वेंट हुआ था। और किसने किया था, तो दो वैज्ञानिक थे, एक थे हमारे चार्ल्स कैटनिंग, ठीक है, चार्ल्स कैटनिंग थे, और दूसरे हमारे देखिए कौन थे, डॉक्टर थॉमस मीगे, ठीक है। तो थॉमस मीगे और चार्ल्स कैटनिंग ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट को डिनोट किया था और डिस्क्राइब भी किया था। तो यहाँ पर देखिए हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, अब हम यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स में इसको कवर करते हैं कि इस ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट हैं इसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पर Hg, क्लोरीन, Cl और आपका Br, ठीक है, ब्रोमीन, ये तीन होते हैं, ठीक है। मतलब 3 हैलोजन होंगे और 3 क्लोरीन होंगे और 3 ब्रोमीन होंगे, ये पाए जाते हैं इस ग्रुप के रेफ्रिजरेंट में। तो ये आपको याद रखना है। और ये किसने बताया था, डॉक्टर थॉमस मीगे ने और चार्ल्स कैटनिंग ने, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसे चिन्हित किया गया था, ठीक है, इसे चिन्हित किससे किया गया था ये भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखिए आश्रय, ठीक है, आश्रय जो है यहाँ पर इसके थ्रू इसको चिन्हित किया गया था, यानी इसको हम डिस्क्राइब करें तो देखिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स जो थे उसके थ्रू इसको चिन्हित किया गया था, डिनोट किया गया था, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल रेफ्रिजरेंट जो होते हैं तो ये हमारे 42 रेफ्रिजरेंट इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको इतना लिख देना है, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेंट नंबर यहाँ पर लिख देंगे इस साइड, और यहाँ पर केमिकल नेम और यहाँ पर केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए R11, ठीक है, R12, R13, R14 और R100। देखिए एकदम इजी वे में समझाएंगे, बुक में बहुत ही आपका विस्तार से लिखा होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ बहुत सी चीज़ें गलत भी दी हुई हैं, जो आपकी सार्थक की बुक है उसमें कई चीज़ें गलत दी हैं, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पर कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल में आप लिख देंगे 2 से 3 या आप 4 से 5 एग्जाम्पल लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो R11 जो है यहाँ पर देखिए इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CCl3F, यानी कि 3 क्लोरीन है, ठीक है, यानी कि ट्राईक्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरीन यानी ट्राईक्लोरो, और 1 कार्बन है, यहाँ पर देखिए 1 फ्लोरीन है तो यानी क्या हो जाएगा, मोनोफ्लोरो, और 1 कार्बन है तो मीथेन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इस प्रकार से इसको बनाना है। R12 जो है यहाँ पर देखिए CCl2F2, यानी कि 2 क्लोरीन है 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, ओके।
नेक्स्ट 13, ठीक है, R13 यानी देखिए R जो है इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि ये R क्या होता है, ठीक है, कोई भी पूछे आपको ये रेफ्रिजरेंट होता है। ओके, आप देखिए यहाँ पर R13 जो है ये क्या होता है CClF3, यानी कि यहाँ पर देखिए फ्लोरीन 3 है तो ट्राई यहाँ पर हो जाएगा, ट्राई फ्लोरो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्लोरीन को लिया गया है तो मोनोक्लोरो, और देखिए जब एक होता है तो मोनो बोलते हैं, ठीक है, और 2 होता है तो डाई, 3 होता है तो ट्राई, 4 होता है तो टेट्रा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो मीथेन, 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, ये आप IUPAC में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट R14 यानी CF4, यानी कि 4 फ्लोरीन है यानी टेट्रा हो जाएगा। ओके, तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ओके, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो C2H5Cl, ये क्या होता है आपका एथिल अल्कोहल होता है, इसको R100 बोलते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट जो नंबर होता है वो R100 होता है, इसको इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। ओके, तो इथाइल क्लोराइड हमारा क्या है C2H5Cl। यहाँ पर देखिए अल्कोहल जो बस होता है क्या उसमें हो जाता है OH लग जाता है तो C2H5OH। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि एथिल अल्कोहल का ये एक प्रकार से रूप है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए एथेन, ठीक है, इस प्रकार से इथाइल ये बना 2 कार्बन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, इसीलिए इस एग्जाम्पल में आप इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड जो रेफ्रिजरेंट है वो है एजोट्रोप रेफ्रिजरेंट। इस ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ होंगे उस बहुत सारे ये पदार्थों का क्या होता है मिक्सचर होता है, कई सारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका ये मिक्सचर होता है। और यहाँ पर देखिए जो इनको एक प्रकार से तोड़ा भी नहीं जा सकता है, ब्रेक भी नहीं किया जा सकता है किसी भी डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी डिस्टिलेशन मीन्स होता है आसवन, ठीक है, आसवन के थ्रू इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है, यानी ब्रेक भी नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए इस ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो क्या करते, इसमें क्या होता है एक निश्चित थर्मोडायनेमिक्स को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक निश्चित थर्मोडायनेमिक्स को ये क्या करता है, ये प्रकट करता है, शो करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें जैसे अगर देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जैसे हो गई आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा चेंजमेंट से चेंज नहीं होगा, यानी कि ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है जो निश्चित थर्मोडायनेमिक्स है उसमें ये क्या होगा इसका जो इसमें इस प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर से ये चेंज नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। ये आपका मैक्सिमम आपका एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कंपटीशन की हम बात करें उसमें आपका पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर से इसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम इसके यहाँ पर डिस्कस करें तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर समझ लेंगे आप लोग। देखें यहाँ पर रेफ्रिजरेंट नंबर है, आपका मिक्सचर है और यहाँ पर केमिकल फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए R500 तो यानी कि R500 यानी कि देखिए ये बहुत ही बड़ा रेफ्रिजरेंट नंबर है। तो यहाँ पर जो मिक्सचर होगा जैसा कि हमने आपको बताया एजोट्रोप यानी कि कई पदार्थों का मिक्सचर होता है, तो यानी मिक्सचर होगा। तो देखिए एक R12 है और एक R152 है, तो इन दोनों का मिक्सचर है ये। अब देखिए R12 इसकी मतलब एक प्रकार से इसमें जो मात्रा होगी वो 73.8% होगी और ये जो R152 है उसमें 26.2% होगी, ठीक है। और इसको देखिए R जो 12 है इसको हम केमिकल फार्मूला जो हमारा होता है CCl2F2 जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो और मीथेन, ठीक है। और जो देखिए यहाँ पर जो R152 है वो CH3CHF2, इसको हम देखिए एक लिख सकते हैं C2H4F2। तो घबराने की कोई बात नहीं है, वही चीज़ है C2H4F2, ठीक है। तो ये आपको ये भी आप इसकी जगह आप लिख सकते हैं, ठीक है, C2H4F2। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए जब भी आप एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप लिखेंगे, उसके बाद उसका जो एग्जाम्पल होगा उसको भी एकदम लिख देंगे, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं थर्ड जो रेफ्रिजरेंट है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। तो इस ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं ये क्या होते हैं 700 से ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से 700 से ये शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 700 में क्या करते हैं जब भी हम मॉलिक्यूलर नंबर जो होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको हम जब ऐड कर देते हैं तो उसी प्रकार का रेफ्रिजरेंट हमारा फाइंड हो जाता है। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पर इसको भी देख लीजिए R700 जो है इसमें जब हम क्या कर देंगे, मतलब 700 में अगर हम मॉलिक्यूलर नंबर जो है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा रेफ्रिजरेंट का, ओके। तो यहाँ पर देखिए
इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कोई भी हमारा H2 है, ठीक है, जल है। तो ये जल जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इसका देखिए जो मॉलिक्यूलर वेट है जल का वो 18.015 ओके ग्राम प्रति मोल। तो ये हमारा क्या होता है, इसका रेफ्रिजरेंट जो मॉलिक्यूलर नंबर है ये होता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए जो मॉलिक्यूलर नंबर है वो हम लेते हैं ओनली 18, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 700 में हम कितना ऐड करते हैं, जो मॉलिक्यूलर नंबर है, मॉलिक्यूलर वेट है, उसको हम ऐड कर देते हैं यानी 18। तो हमारा R 18 हो जाएगा। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, R18, ये हमारा H2O निकल गया। इसी प्रकार से मान लीजिए, अभी देखिए एग्जांपल आपको सब समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अमोनिया है NH3, तो N हमारा जो होता है वो कितना होता है, 14 होता है, और प्लस कर देंगे, और ये 3 देखिए है, और H कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से 14 और 3 17, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट निकला वो हमारा कितना निकला, 17 निकला। तो यानी जब हम क्या कर देंगे, 700 में 17 जोड़ देंगे, तो यानी R1, देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए R717, ठीक है। यानी R717 यहाँ पर जो हमारा 717, ये हमारा अमोनिया आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, NH3, ओके। अब देखिए, तो यही आपको लिख देना है कि R717 इस तरफ रेफ्रिजरेंट नंबर, और ये हमारा अमोनिया होता है, और 700 + 17, तो ये हमारा अमोनिया होता है। देखिए यहाँ पर समझा भी दिया है, इसको एकदम लिख लेंगे। R18 यानी कि ये वाटर होता है, H2 केमिकल फार्मूला H2। हाइड्रोकार्बन देखिए क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंट होगी, यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इस ग्रुप का जो रेफ्रिजरेंट होता है हाइड्रोकार्बन, ये देखिए ऑल रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। जितने भी हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं इस ग्रुप में, सभी के सभी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कार्बन के यौगिक। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, सभी में दोनों ही क्या होंगे, दोनों की प्रेजेंस होगी, ठीक है। ये आपको समझना है। तो एग्जाम्पल में आप 2-3 लिख सकते हैं, या आप जितने लिखे हैं उतने भी लिख सकते हैं। देखिए इजी एकदम लिखे हुए हैं, उसी को आप लिख सकते हैं। जैसे आपका R50 हो गया तो मीथेन हो गया, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, मीथेन जो है इसमें क्या होते हैं, 2 संस्थाएं होती हैं मीथेन में, ठीक है। जैसे देखिए जो आपका 1, 2, ठीक है, इस प्रकार से 2 संस्थाएं होती हैं मीथेन के जो अवयव होते हैं। ईथेन के अवयव में 3 संस्थाएं होती हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझ में आएगा, आगे भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए CH4 जो है हमारा, ये मीथेन होता है, C2H6 ये ईथेन होता है, और C2H8 जो होता है वो हमारा प्रोपेन, और ब्यूटेन C4 एस्टेन होता है, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो आइसोब्यूटेन है वो C4 एस्टेन होता है। तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट नंबर है इसको भी आप देखते चलेंगे कि R50 होता है मीथेन, R170 होता है ईथेन, R290 होता है क्या, प्रोपेन, R600 क्या होता है, ब्यूटेन होता है, और 600A भी होता है जो कि आइसोब्यूटेन होता है, ओके। ए लग गया यानी आइसो आपका लग गया, और ब्यूटेन तो आपका ये 600 आपका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2-3 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट, अगर रेफ्रिजरेंट की बात करें तो नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट हमारा अनसैचुरेटेड ऑरिजिन रेफ्रिजरेंट। अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त ऑरिजिन, ठीक है, यानी कि जो हमारा असंतृप्त है जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है असंतृप्त कार्बनिक रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। अब देखिए इस ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है, इस ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें जो मेन तत्व होता है या मेन अवयव होता है वो क्या होता है, वो होता है इथाइलिन और प्रोपाइलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप के रेफ्रिजरेंट के लिए, ओके। तो ये इसका मेन एलिमेंट होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल में भी आप देखिए, यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेंट नंबर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा ही मतलब नंबर होता है यहाँ पर। जैसे आपका देखिए
C3H4Cl3 हो गया, ट्राईक्लोरोइथाइलिन हो गया, C2H4Cl2 हो गया, डाईक्लोरोइथाइलिन हो गया, और इथाइलिन हो गया, और प्रोपाइलिन हो गया। क्योंकि देखिए जितना भी हमने बताया, देखिए यही मेन अवयव प्रोपाइलिन आएगा वर्ड में, और इथाइलिन होगा। तो यहाँ पर देखिए इथाइलिन और इथाइलिन प्रोपाइलिन, ठीक है। तो C2H4 हमारा इथाइलिन है, C3H6 जो है वो प्रोपाइलिन है। अब देखिए इसका जो रेफ्रिजरेंट नंबर है वो 1120 है, 1130 है इसका, और इथाइलिन का 1150। और आप इन दोनों को याद कर सकते हैं क्योंकि ये मेन एलिमेंट है, तो यही दोनों एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। C2H4 जो है और आपका C3H6 है, तो R यानी कि R1150 जो है, और आपका जो R1270, इसको आप दोनों को एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वाटर, ठीक है। मतलब वाटर क्या होता है, तो वाटर देखिए जो H2 है ये क्या है, एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में भी आपका पूछा जा सकता है कि जो वाटर है वो किस टाइप्स का रेफ्रिजरेंट है, तो ये आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। क्योंकि देखिए जब वाटर ठंडा हो जाता है तो उसको हम उससे हम कई भी चीज़ें ठंडी कर सकते हैं। अब उसको इंडस्ट्री पर्पज़ से इंडस्ट्री पर्पज़ से यूज कर सकते हैं, किसी प्लांट जो कंडीशनर प्लांट है उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर यहाँ पर हम देखें तो देखिए इसका यूज हम एयर कंडीशनर प्लांट और इंडस्ट्रियल कूलिंग में भी कर सकते हैं, वाटर का करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस रेफ्रिजरेंट का यूज़ तब करेंगे जब क्या होगा, हमें जो टेम्परेचर है वो जल के जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट से जब हमें ऊपर रखना होगा तब हम इस रेफ्रिजरेंट का यूज करेंगे, ठीक है। याद रखना आप ये सब। अब देखिए ब्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राइन। तो ये आपको देखिए समझ लेना है कि ब्राइन आखिर क्या होता है। तो ब्राइन देखिए जब भी हम क्या करते हैं, दिस इज अ मिक्सचर, किसका मिक्सचर, देखिए H2O, यानी कि जब भी हम जल में क्या कर देंगे, जल में जब हम सोडा मिला देंगे, ठीक है, जल में जब हम सोडा मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है क्या, वो हमारा बन जाता है ब्राइन, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। तो जब भी हमें H2O और जो हमारा साल्ट मिल जाता है यानी कि सोडियम मिल जाता है, वो हमारा हो जाता है ब्राइन। ये आपको याद रखना, वो किसी भी उपयुक्त मात्रा में। अब देखिए विलयन को जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तब क्या करेंगे, फिर हम विलयन को जो फ्रीजिंग टेम्परेचर वो H2O की अपेक्षा कम होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो विलयन जो आप मिलाएंगे मिक्सचर फॉर्म में H2O एंड सॉल्ट, तो वो विलयन का जो टेम्परेचर जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वो H2O यानी कि ये जो आपने H2O मिलाया है उसकी अपेक्षा कम होना चाहिए। ये आपको याद रख के उसको मिक्सचर करना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए मेन ब्राइन सॉल्यूशन जो है इसके एग्जांपल जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, CaCl2 हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया। ये एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, कोई भी दो या पूरे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये आप 5 मार्क्स यहाँ पर आप रख लीजिए कि यहाँ से ये जो नॉमेनक्लेचर है ये आपका 100% आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये आपका 100% एग्जाम में आने वाला है। रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से आप करेंगे, देखिए बहुत ही कम मिलेगा आपको, कोई भी जिस प्रकार से बताया गया यहाँ पर देखिए एकदम इजी वे में आप अगर समझ लेंगे तो 5 मार्क्स आपके यहीं से 5 से 7 मार्क्स आपके यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो CH4 बेस्ड अगर हम बात करें तो CH4 बेस्ड जो होती हैं इसमें 2 संस्थाएं होती हैं, 2 संस्थाएं, जैसे आपका R11 होगा, R12 होगा, R13 हो गया, R14 हो गया, इस टाइप से, ठीक है। यानी कि 2 संस्थाएं, और जो C2H6 होगा यानी कि जो इथेन बेस होगा उसमें 3 संस्थाएं होती हैं, जैसे आपका R111 हो गया, R115 हो गया, ये सभी, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए कि एक प्रकार से 2 संस्थाएँ कहाँ हैं, हमने तो 13 भी बोला है, 3 हो गई, 14 भी बोला है, 4 हो गई, और यहाँ पर हमने 2 ही लिखा है, तो 3 संस्थाएं कैसे हो रही हैं। देखिए इसका मीन्स है इसमें ये जो संस्थाएं हैं इसका मीन्स है ये नंबर जो है 1 2, ठीक है, 1 2, तो ये 2 संस्थाएं वाली R13 1 2 नंबर जिसमें है 2 संस्थाएं, ओके। इसमें देखिए 3 है, 1 2 3, 1 2 3, ओके। तो ये आपको समझना है कि जो संस्थाएं हैं वो इथेन बेस पर 3 होनी चाहिए, 3 होती हैं, और जो मीथेन बेस है उसमें 2 होती हैं। अब देखिए
जनरल केमिकल फार्मूला जो कि आपको यहाँ पर इसको लर्न कर लेना है, अभी लर्न कीजिए एकदम। अगर लर्न हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है। आंसर नहीं, देखिए आपको कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, अगर आपको ये लर्न हो गया है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए या यस लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए, तब हम समझ जाएंगे कि आपको ये जो फार्मूला है वो आपको लर्न हो गया है। तो जनरल केमिकल फार्मूला जो है, देखिए यहाँ पर जो CF बराबर होता है, CF बराबर क्या हो जाएगा, CaHb। यहाँ पर देखिए ये सब बेस में है, C बेस A और उसके बाद H बेस B, F बेस C और Cl बेस D, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। उसके बाद अगर देखिए हम सैटिस्फाइड फार्मूला यहाँ पर निकालें, ये तो हमारा केमिकल फार्मूला हो गया, CF मीन्स केमिकल फार्मूला और सैटिस्फाइड फार्मूला मतलब एक प्रकार से आप उसको सैटिस्फाइड, जैसे आप 8 में करते होंगे, ठीक है, या हर एक क्लास में मैथ में क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सैटिस्फाई भी आप कर सकते हैं कि गलत है या सही है, ठीक है। तो देखिए आप जब सैटिस्फाइड फार्मूला एक प्रकार से चेकआउट कर जब करते हैं, उत्तर की जाँच जिसको बोलते हैं, 8 में भी आप कई बहुत से किए होंगे उत्तर की जांच, ठीक है। तो ये हमारा सैटिस्फाइड फार्मूला होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसको भी आप लर्न कर लीजिए। 3 आपके इक्वेशन है, उनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। एक आप फाइंड रेफ्रिजरेशन नंबर, आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में सीधा आप इसको रख लीजिए, एग्जाम में रख लीजिए, ये आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और डायरेक्ट 5 नंबर में आएगा। तो देखिए B + C + D = 2A + 2 होता है, ये हमारा सैटिस्फाई फार्मूला है। और जब रेफ्रिजरेशन नंबर हम फाइंड करेंगे तो रेफ्रिजरेशन नंबर के लिए R ब्रैकेट में A-1 B + 1 ये C हो जाएगा। ये हमारा तीसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारा कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। देखिए जो बेस में EA था यानी कि C बेस A था, वो हमारा क्या है, कार्बन, ये हमारा कार्बन होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर नंबर है ये जो है A, मॉलिक्यूलर नंबर है किसका, कार्बन का। तो कार्बन के जो अणुओं की जो संख्या है वो हमारा डिनोट करता है A। B क्या करेगा, जो हाइड्रोजन के जो अणुओं की संख्या है वो डिनोट करेगा। C हमारा फ्लोरीन के अणुओं की संख्या और D हमारा जो है वो क्या डिनोट करेगा, क्लोरीन जो है उसको डिनोट करेगा, उसके नंबर को डिनोट करेगा, ओके। उसमें क्लोरीन, अब देखिए मॉलिक्यूलर जो है ये 2 आटम से क्या होता है मिलकर ये हमारा क्या ये बन जाता है, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं R, तो आप जानते हैं रेफ्रिजरेंट है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर निकाला जाएगा। इसको देखिए एकदम माइंडसेट होकर देखिएगा, एकदम यहाँ से एकदम और भी एकदम माइंडसेट हो जाइए एकदम। यहाँ पर देखिए ये डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो, यहाँ पर देखिए डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन, यानी कि हमारा जो केमिकल फार्मूला है वो हमारा C2H4Cl2, इसका रेफ्रिजरेंट नंबर हमको फाइंड करना है। अब किस प्रकार से करेंगे, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन अभी हम बताएंगे किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है नोमेनक्लेचर के फॉर्म में। तो ये आपको दे दिया है, इसका क्या कह रहा है, यानी कि देखिए यही चीज़ लिखा है डाइक्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो है, टेट्राफ्लोरो 4 फ्लोरीन है तो टेट्रा, और 2 कार्बन है तो इथेन, यानी डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन, इसका हमको रेफ्रिजरेंट नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इससे कंपेयर करेंगे CaHbFc और Cl-D। तो यहाँ पर A हमारा देखिए A, ये हमारा CA, ये A का काम करेगा। ये हमारा देखिए यहाँ पर H नहीं है, तो सर आप क्या करें, तो H नहीं है तो आप 0 रख दीजिए, ठीक है। उसकी जो नंबर है उसका वो 0 रख दीजिए, ठीक है। H नहीं है तो कोई जो चीज़ ना हो वो आप 0 रख दें, जो एलिमेंट ना हो, ओके। आप देखिए F आपको दिया है, ये हमारा C का काम करेगा और ये हमारा A का काम कर रहा है, और ये हमारा जो Cl2 है ये हमारा D का, यानी कि जो 2 है ये हमारा D का काम करेगा। तो A बराबर 2 हो गया, ठीक है। B बराबर हमारा देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, B बराबर कुछ नहीं था, हमने बताया 0 ले लेंगे, 0 हो गया। C बराबर 4 हो जाएगा, D बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। D हमारा क्लोरीन क्या है, 2 है। F हमारा यानी कि क्या है, C जो है वो 4 है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे सैटिस्फाई फार्मूला सैटिस्फाई कर लेते हैं एक बार, सही है या नहीं है। तो B + C ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो सैटिस्फाई फार्मूला हमारा होता है B + C + D = 2A + 2। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, देखते हैं हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए B हमारा 0 था,
सी हमारा 4 है और हमारा डी 2 है, ठीक है। 2 ऐसे रखा है एज इट इज़ और ए हमारा 2 है, तो ठीक है, मल्टीप्लाई में प्लस का 2 यानी कि 6 इक्वल टू 6 यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। जब बराबर आ जाए आप समझ लें क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है, तब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। रेफ्रिजरेंट नंबर हम निकालते हैं किससे, एक फार्मूला हमारा तीसरा वाला है ये आपका RA-1 ब्रैकेट में B+1 ब्रैकेट में और C, ओके। तो R एज इट इज़ रहेगा, R की जगह आप कुछ भी नहीं रखेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर A जो हमारा 2 है और ये तो 1 एज इट इज़ रहेगा और B हमारा 0 था और 1 हमारा एज इट इज़ है और यहाँ पर C की वैल्यू 4 थी, रख दिया, ठीक है। अब देखिए R 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 0 + 1 1 हो गया, यहाँ पर 4 एज इट इज़ है। अब इनको आपको गुड़ा नहीं करना है, आपको ऐसे लिख देना है एकदम एज इट इज़, इसको इस प्रकार से ऐसे लिख देना है आपको, रेफ्रिजरेंट नंबर वो आपका फाइंड हो जाएगा। तो R114 जो है वो आपका आ गया, ठीक है। यानी कि देखिए यही R114 जो है इसी को हम बोलते हैं डाइक्लोरोटेट्राफ्लोरोईथेन। तो ये आपको समझ में आ गया, तो एकदम कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ओके। अभी देखिए यहाँ पर इसको हम अगर स्ट्रक्चर इसका बनाएं, केमिकल स्ट्रक्चर, तो वो किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 क्लोरीन थी, ठीक है। तो सबसे पहले 2 कार्बन थे, ठीक है, 2 कार्बन हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। सबसे पहले 2 कार्बन ले लिया, उसके बाद 4 क्लोरीन थी और 2 फ्लोरीन थी। तो 2 फ्लोरीन को हमने अगल बगल यहाँ पर बॉन्डिंग के थ्रू हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब 4 क्लोरीन है तो यहाँ पर इसको हमने बॉन्डिंग की, यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग के थ्रू इसको ऊपर नीचे जोड़ दिया। अब देखिए पूरी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई, कार्बन की 4 सभी की यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो देखिए मान लीजिए हमारा मीथेन है, मीथेन में हमारा CH4 है, इसका रेफ्रिजरेंट नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट नंबर देखिए आप दूसरा क्वेश्चन आ गया। अभी तक क्या था यहाँ पर देखिए, अब हमारा क्या हो गया, रेफ्रिजरेंट हमको नंबर फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं इसकी रेफ्रिजरेशन नंबर। तो देखिए दूसरा वाला जो हमने फार्मूला तीसरा वाला बताया था उसके थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप पहले वाले से भी निकाल सकते हैं कंपेयर करके, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू समझ लीजिए 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा कुछ नहीं है तो 1 हम मान लेते हैं, ना होता तो 0 मान लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन देखिए हमारा बी की वैल्यू 4 है। यहाँ पर देखिए अब हम फार्मूला लगाते हैं तो डायरेक्ट भी हम यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं, तो उसके बाद जो इस प्रकार से निकला है उसको भी हम दिखाएंगे आपको। तो देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा दिया हमने RA-1 B+1 और C, ठीक है। तो C हमारा यहाँ पर देखिए नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे एकदम, यहाँ पर देखिए तो RA-1 A हमारा कितना है, A हमारा यहाँ पर देखिए तो A हमारा देखिए क्या है, 1 है, ओके। तो यहाँ पर R हमने रख दिया, A 1 है, ये 1 हो गया। B हमारा कितना है, 4 है, +1 कर दिया। और C हमारा क्या है, देखिए C कुछ नहीं है तो हम 0 रख लेंगे, ठीक है। D भी हम 0 रख लेंगे, बट यहाँ पर D का कोई डिमांड नहीं है, हम नहीं रखते हैं, ठीक है। तो R 0 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, यहाँ पर 0 C की वैल्यू ये हमारा 0 हो गया, यानी कि 0 आ गया है तो इसका तो कोई मीन्स नहीं होगा, पीछे है तो हमारा मीन्स होता है, तो यानी कि R50, ओके। तो ये हमारा निकल गया मीथेन का रेफ्रिजरेंट नंबर। और देखिए हमने बताया भी था एग्जांपल में भी कि R जो मीथेन है वो हमारा 50 होता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट 50, रेफ्रिजरेंट 50, ओके। तो ये देखिए जो इस प्रकार से निकला इसको भी हम समझा देते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हमने फार्मूला बताया था RA-1 B+1 C, तो ये देखिए हमारा इसको भी हम इस प्रकार से एक मतलब कंपेयर कर सकते हैं। A-1 जो है ये हमारा क्या है, इसको हम ये 1 है, मतलब एक प्रकार से इसको कंपेयर कर सकते हैं, कैसे देखिए यहाँ पर A-1 = 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर CA, ठीक है। तो यहाँ हमने C की वैल्यू क्या है, 1 है। और देखिए B+1 ये हमारा कितना है, तो B+1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए 4 है, एक प्रकार से यहाँ पर भी देखें तो 4 ही है। तो यानी कि अब इसको आप ये मत कर दीजिएगा कि B की वैल्यू निकाल रहे हैं, आपको कंपेयर करना है सिर्फ कि ये निकाल दें आप 3, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कंपेयर कर रहे हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, जब आप नहीं समझ में आ रहा तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं।
ठीक है, वरना आप उसी फंडे को आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें तो 9 एग्जाम्पल देखिए, रेफ्रिजरेंट नंबर से आप केमिकल फार्मूला फाइंड करना कि जो आप मान लीजिए आप क्या कर दिया, रेफ्रिजरेंट नंबर दे दिया आपको, तो आप केमिकल फार्मूला किस टाइप से आप बनाएंगे। तो देखिए मान लीजिए R50 दिया हुआ है, ठीक है, R50 जो कि अभी हमने क्या किया, मेथेन का जो हमारा होता है ये R50 होता है। तो देखिए इसको कंपेयर कर देंगे कि हमारा क्या है, R50 है, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये आप भूल जाइए, अभी आपको ये नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, उसी तीसरे वाले फार्मूले से आपको कंपेयर करना है जिस प्रकार से हमने आपको इसको बताया था। तो यहाँ पर देखिए 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, 0 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कंपेयर कर देना है एकदम। तो कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पर देखिए कंपेयर करने पर क्या हो, तो यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल को अगर हम समझे, ठीक है, रेफ्रिजरेंट नंबर से हम क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको जो हमने देखिए आपको फार्मूला बताया था 3 वाला, ठीक है, फार्मूला नंबर 3। तो इक्वेशन जो 3 थी उससे हम कंपेयर कर देंगे, तो A - 1 = 0, यानी A बराबर हमारा 1 आ जाएगा। B+1 ब्रैकेट में होता है दूसरे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 है, तो हमारा इक्वल टू में 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये एक चला जाएगा इधर, तो B की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। C हमारा कुछ नहीं है 0, क्योंकि 2 ही संस्थाएं यानी मेथेन ग्रुप का ही है हमारा, ठीक है। और तो हमारा D भी 0 हो जाएगा, CD से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर हम इसको देखें CH इस प्रकार से आप लिख देंगे CHFCl, ठीक है, ये सीरीज़ है। तो यहाँ पर A की वैल्यू BCD, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू देखिए 1 निकली है, और B की वैल्यू आपकी कितनी निकली है, यहाँ पर देखिए 4 निकली है। और उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखिए बात करें तो यहाँ पर C की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है, तो इसको हम नहीं रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखिए CH4, ओके, तो यानी कि इसको 1 हटा दीजिए, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यानी CH4 ये हमारा आ गया केमिकल फार्मूला। तो इस प्रकार से आप इसको भी निकाल सकते हैं, किसी भी केमिकल फार्मूला को। अब देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सम इम्पॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट है, जैसे आपका R717 हो गया, यानी कि इसका देखिए अगर हम बात करें केमिकल, देखिए आपको एग्जाम में प्रॉपर्टीज पूछ लेगा इसका, या आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है R717 भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मान लीजिए कोई भी रेफ्रिजरेंट दे देगा और उसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, उसमें केमिकल नेम पूछ लेगा, केमिकल फार्मूला पूछ लेगा, इस टाइप से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कई सारे रेफ्रिजरेंट है, देखिए जैसे अगर हम बात करें R717, तो इसका केमिकल नेम है अमोनिया। और मेन प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये देखिए क्या होता है, इसमें देखिए 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज़ इसमें देख लेंगे, ठीक है। ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला रेफ्रिजरेंट है। दक्षता इसकी जो होती है, इफिशियंसी, वो हाई होती है। लीकेज आसानी से पता चल जाता है इसमें, और लो आयतनिक विस्थापन होता है, ठीक है। जो वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी लो होता है। तापमान स्थिति जो होती है -15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाष्पन एवं संघनन दाब जो इसका 3.4 बार, और जो इसका संघनन दाब है वो 12.9 बार होता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ यह देखिए सबसे अधिक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रति किलोग्राम उत्पन्न करता है, यानी एक मतलब किलोग्राम जो है वो सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रति किलोग्राम, ठीक है, उत्पन्न करता है, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका है यूजेस, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इंडस्ट्रीज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम में इसका यूज़ करते हैं। एब्जॉर्प्शन सिस्टम का एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, इसमें भी मेन रेफ्रिजरेंट है ये, ठीक है, NH3 जो है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। एब्जॉर्प्शन सिस्टम का ये मेन रेफ्रिजरेंट है। आइस प्लांट, आइस हो गया, प्लांट हो गया, पैकिंग प्लांट हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है ये भी आपको देखिए समझा दें कि आपका जो फल जिसमें रखा रहता है, फल एक प्रकार से ठंडा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेब रहता है, तो वो हमारा एक प्रकार से कोल्ड स्टोरेज होता है। जिसमें हम स्टोर करते हैं फल, एकदम फ्रूट्स जो होते हैं उनको स्टोर करते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमारा कोल्ड स्टोरेज होता है। नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर के कारण के लिए ये अलगाव के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए अलगाव के लिए हाई इफिशियंसी वाले रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता इसमें पड़ जाती है। देखिए क्योंकि इसकी हाई टेम्परेचर होता है। देखिए तेल कार्बोनीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है इसमें। R22 की अगर हम बात करें तो R22 की भी देख लेते हैं, केमिकल नेम इसका आपका क्या हो जाएगा, फेरॉन 22 भी इसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार से R11 को आप फेरॉन 11 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको
मतलब इसको नहीं बोल सकते हैं आप, मतलब एक प्रकार से हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि R11 को भी आप फेरॉन के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको केमिकल नेम आप फेरान 22 इक्वल टू, इसको हम क्या बोलेंगे एकदम विस्तार में, मोनोक्लोरो डाइक्लोरो मीथेन, और यहाँ पर केमिकल फार्मूला हो जाएगा CHClF2। यह एक क्या है, आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेंट है, इसको बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए यह निम्न क्या होता है, वाष्पन तापमान के लिए उपयुक्त होता है। जहाँ भी हमें लो टेम्परेचर के लिए यूज़ करना है वहाँ पर इसका हम यूज़ कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए इसकी, इसका जो कंप्रेशन डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, लो होता है। यह CO2 की तरह जहरीला होता है। और वाष्पन एवं संघनन दाब इसका क्या होता है, क्रमशः 2.9 बार, और एब्सोल्यूट एंड आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट होगा। और यहाँ पर देखिए 11.9 जो होगा वो संघनन दाब होगा, और एब्सोल्यूट होता है ये भी। इसकी जो सुरक्षित सांद्रता है वो आपकी 10 होती है, ठीक है, 10 ppm होती है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर देखिए सिलेंडर कलर जो होता है इसका ये ग्रीन होता है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि इसका सिलेंडर का कलर किस प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए यूजेज अगर हम बात करें तो यूजेज भी आप यहाँ पर देख लेंगे कि औद्योगिक रूप से निम्न तापमान निकाय में इसका यूज़ किया जाता है। साबुन उद्योग, हैलाइट टार्च और इलेक्ट्रॉनिक डिक्टेटर जो होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो देखिए डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या क्या है इसका विसर्जन उच्च तापमान पर होता है, जिसके कारण संपीड़क हेड और सिलेंडर को जल शीतलन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखिए हम बात करें तो R134 यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। पहले इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी देखेंगे डिटेल्स, उसके बाद हम इसकी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब देखेंगे। R134 केमिकल फार्मूला आपका है CH2 FC और F3। इसको आप CH2 देखिए यहाँ पर C2H, यहाँ पर देखिए C2H2, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए C2H2 और F4 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर देखिए 4 फ्लोरीन हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर इसका वेट जो होता है 102 होता है, और यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका -26.22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर ज्वलनशीलता नहीं के बराबर इसकी होती है, मतलब एक प्रकार से ज्वलनशीलता इसमें नहीं होती है, नगण्य होती है। यह जहरीला यानी टॉक्सियस नहीं होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और आइडियल जो COP है वो कम होता है, ठीक है। आइडियल COP कम लगभग 6.77 के बराबर ये होती है। 744 देखिए रेफ्रिजरेंट R744, तो ये हमारा केमिकल फार्मूला CO2 है। और क्योंकि CO2 देखिए हमने बताया था 700 में क्या कर दें, ये हम 700 में ऐड कर दें कितना, जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, और पॉइंट में 0.1 होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है हमारा ये, तो यानी कि R744, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका केमिकल नेम हो गया। प्रॉपर्टीज़, यह एक क्या है, रंगहीन दुर्गंधहीन गैस है, यह वायु से भारी होता है, यह लो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न करता है, और देख मतलब इसका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो लो होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो COP भी इसकी लो होती है, ठीक है। इसका प्रचालन दाब हाई होता है, इसका जो द्रव्य अपेक्षित गुरुत्व है वो 1.56 होता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका यूज होता है, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट में, और होटल रेफ्रिजरेंट में भी इसका यूज होता है, जो जहाँ पर होटल में जो रेफ्रिजरेंट लगाए होते हैं वहाँ पर। और देखिए समुद्री रेफ्रिजरेशन सिस्टम के रूप में भी इसका होता है, थिएटर एयर कंडीशनर के रूप में भी इसका यूज होता है। डिसएडवांटेजेस के हानियाँ क्या हैं, तो इसके लिए हाई पावर की आवश्यकता होती है, इसके लिए लो टेम्परेचर कूलेंट की आवश्यकता, और क्योंकि देखिए इसलिए इसकी आवश्यकता होती है लो टेम्परेचर कूलेंट की, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कम होता है, ठीक है। और देखिए उच्च प्रचालन दाब जो है और ताप है, इसके कारण इसको भारी पाइप और मजबूत संघनित एवं वाष्पित की आवश्यकता होती है। R11 देखिए क्या है, CCl3F हमने बताया था आपको, तो ये देखिए इसका ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, यानी कि इसको फेरॉन 11 भी कहा जाता है, इसको हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसका जो केमिकल फार्मूला वो CCl3F है, इसको भी हमने डिफाइन कर दिया है। यह एक आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेंट है, देखिए आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेंट है ये, मतलब इसको बनाया जाता है, ठीक है, जो मीथेन श्रेणी का है,
क्योंकि देखिए मीथेन श्रेणी का तो हो ही गया, हमने बताया 2 संस्थाएं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, तो एग्जाम में प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए यह कोरोजन रेजिस्टेंट, फ्लेमेबल होता है और टॉक्सियस नहीं होता है, ठीक है, मतलब ज्वलनशील और टॉक्सियस यानी कि आपका जो जहरीला वो नहीं होता है, और कोरोजन रेजिस्टेंट भी नहीं होता है। यह नेचुरल रबर के साथ घुल जाता है। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उस पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्लस का 23.77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है। इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर यूज किए जाते हैं। जो भी सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर होते हैं, इसकी जो लेटेंट हीट होती है वो 195.66 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है, यानी कि ये माइनस की 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये भी आप याद रखेंगे। यूजेज अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए यह 50 टन क्षमता के लिए ये आवश्यक है, उपयुक्त है, ठीक है। यह छोटे भवन जैसे और जो फैक्ट्री हैं इसके लिए भी यूज की जा सकती है। R12 जो है इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जो R12 है इसका जो केमिकल फार्मूला है CCl2F2, और इसका जो केमिकल नेम है वो डाइफ्लोरो मीथेन होता है। इसको पेरेंट 12 भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, तो इसका जो COP होता है वो 4.61 होता है, और यह ज्वलनशील रहित और विस्फोटक रहित, क्षरण रहित और आपका जहरीला नहीं होता है। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेटेंट हीट जो इसकी होती है वो 161.3 डिग्री किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। या तेल के साथ क्या होता है, आसानी से मिक्स हो जाता है, यानी घुल जाता है, ठीक है। प्रचालन दाब इसका वाष्पत्र में जो होता है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.83 बार होता है, ठीक है। संघनित्र में अगर हम बात करें तो ये 7.44 होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। यूज़ अगर हम बात करें तो यह सभी टेम्परेचर के लिए उपयुक्त है, जितने भी मतलब कोई भी टेम्परेचर है, या डोमेस्टिक इक्विपमेंट जो है, उपकरण है, उसमें यूज़ किया जा सकता है। इस जो सील्ड टाइप कंप्रेसर होते हैं, जो पैक होते हैं वो, ठीक है, उस कंप्रेसर में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। R502 यहाँ पर देखिए यह एजोट्रोप रेफ्रिजरेंट है, और यह 48.8%, इसमें क्या होता है R22 यानी कि CSClF2 होता है, और 51.2% जो है वो R15 होता है, यानी कि CClF2 और CF3, ठीक है, इसका मिश्रण होता है। अब देखिए इसका जो सिलेंडर का रंग होगा वो ऑर्चिड कलर का होता है, ठीक है, ऑर्चिड कलर। अब ये हमारा देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ, और देखिए इसी रेफ्रिजरेंट की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, यानी R502 की, ठीक है, R502 की, तो यह द्रवी होता है, ठीक है। यह -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये माइनस का 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक के रेंज में ये कार्य करता है, ठीक है, मतलब परिसर में ये अपना वर्क कर सकता है। इतना अगर इसका टेम्परेचर है तो -29 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसकी लेटेंट हीट होती है वो 168.6 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। यह ज्वलनशील रहित होता है, ठीक है, क्षरण रहित होता है, मतलब एक प्रकार से इसका डिके नहीं हो सकता है, और जहरीला भी ये नहीं होता है, टॉक्सियस भी ये नहीं होता है। निम्न प्रदत्त शक्ति के कारण प्रचालन लागत जो है वो कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है। यूजेज अगर हम इसकी बात करें तो फॉर्जन फूड लॉकर होता है, LCI यानी कि जो क्रीम इंडस्ट्री है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर्जन फूड प्रोसेसिंग जो प्लांट्स है उसमें यूज़ किया जाता है। फॉर्जन फूड डिस्प्ले जो केसेस होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें, इससे हानियाँ क्या क्या होती हैं, तो लो कंप्रेसर रेशियो होता है, लो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, लो विसर्जन यानी कि लो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है, ओके, LDT जिसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट। हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट के जो एलिमेंट जो रेफ्रिजरेंट हैं, जैसे R13 हो गया, तो इसके भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसका भी पूछ लेता है हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, ओके। केमिकल फार्मूला CClF3 हो जाएगा इसका, ठीक है, R13 जो है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए केमिकल नेम क्या बन जाएगा, मोनोक्लोरो, ठीक है, ट्राईफ्लोरोमीथेन। यहाँ पर देखिए इसके अगर हम बात करें इसमें कुछ इसकी डिटेल्स की, तो देखिए एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बॉइलिंग टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है -81.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है 28.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। और यह जो रेफ्रिजरेंट होता है यह रोटरी कंप्रेसर यानी कि जो एक प्रकार से रोटेट होते हैं कंप्रेसर, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, वो इसमें उपयुक्त होता है, ओके। अब देखिए हम बात करते हैं R14 जो है इसका केमिकल फार्मूला CF4। यहाँ पर देखिए
देखिए CF4 यानी कि टेट्राफ्लोरिन आपका मीथेन हो जाएगा, ठीक है, यानी कार्बन टेट्राफ्लोरिन ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसके बारे में जानते हैं। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इसकी जो बॉइलिंग टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है माइनस की 128 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर की इसकी वैल्यू जो होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है माइनस की 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अल्ट्रा लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट की तरह बिहेव करता है और कास्केट सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इसका देखिए आप केमिकल नेम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ओके। R15 अगर हम बात करें तो देखिए इसका केमिकल फार्मूला CHCl2F हो जाएगा और यहाँ पर केमिकल नेम डाइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन हो जाएगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बॉइलिंग टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्लस का, यह हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। सामान्यतः ये अभिकेंद्री यानी कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। किसमें? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, ओके। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट तो R22 इंपॉर्टेंट है। CHCl यहाँ पर देखिए CHClF2, यहाँ पर देखिए गला भी बैठ गया यहाँ पर देखिए, तो आपका केमिकल फार्मूला हो जाएगा CHClF2 और यहाँ पर केमिकल नेम जो है यहाँ पर मोनोक्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके बारे में अगर हम डिटेल्स थोड़ा देखें तो यह आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेंट होता है। इसका जो सिलेंडर का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ओके। अब देखिए ये आपको बता भी दिया गया है बट यहाँ पर देख लीजिए इसको भी। यह AC एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में ये यूज़ किया जाता है, जो भी आपकी घरेलू AC होती हैं, ठीक है, उसमें। और देखिए एटमॉस्फेयर प्रेशर इसका कम मतलब एक प्रकार से नीचे नहीं यूज़ किया जा सकता है, मतलब इसका जो प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेयर वो नीचे नहीं यूज होना चाहिए। यह रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर में यूज़ होता है। R30 अगर हम देख लें, यहाँ पर देखिए R30 इसका केमिकल नेम मिथाइलिन क्लोराइड हो जाएगा और इसका जो केमिकल फार्मूला वो CH2Cl2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए इसकी जो सुगंध होती है वो क्लोरोफॉर्म के समान होती है। ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इसका जो टेम्परेचर होता है वो 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अज्वलनशील होता है और विषैला रहित होता है और गैर विस्फोटक होता है। यह अभिकेंद्री संपीड़क जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इसके लिए उपयुक्त होता है, मतलब इसमें यूज़ किया जा सकता है। नाउ अब देखिए R11 के स्थान पर हम R30 का यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। R40 की हम बात करते हैं तो केमिकल नेम मिथाइल क्लोराइड और इसका जो केमिकल फार्मूला CHCCl। यहाँ पर देखिए ये क्या है, रंगहीन द्रव होता है और रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी दोनों कंप्रेसर में ये यूज़ होता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो माइनस का 27.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मल कंडेंसर प्रेशर जो है इसका 5 से 6.8 बार होता है। इसकी जो सुगंध होती है वो मधुर होती है, बेहोशी वाली इसकी यानी कि जो फैंट यानी बेहोशी वाली जो सुगंध होती है ये इस टाइप की होती है, ठीक है। और नॉन इरिटेशनिंग होती है वो इसकी सुगंध होती है, ठीक है। और यहाँ देखिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें R100 जिसको हमने बोला था इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, इसका केमिकल फार्मूला है, यह क्या है, रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन, ठीक है। एक रंगीन होता है एक रंगहीन, तो इसको आपको याद रखना है, रंगहीन होता है। यह विषैला और ज्वलनशील होता है, फ्लेमेबल होता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है या प्रेशर है वो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह R40 के समान होता है और देखिए मतलब एक प्रकार से R40 के समान इसलिए होता है क्योंकि उसकी तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। जब निम्न प्रचालन दाब हो तब ये बिहेव करेगा R40 की तरह। यहाँ पर देखिए लो प्रेशर के कारण यह क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया उम्मीद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए R113 अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए केमिकल नेम आपका ट्राइफ्लोरो इथेन हो जाएगा। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो आपका CCl2FCClF3 हो जाएगा, ठीक है। इसको छोटा भी हम बना सकते हैं, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, ओके। कितने कार्बन उसको आप जोड़ जाड़ के जिस प्रकार से हमने आगे बताया था उसी प्रकार से आप इसको छोटा भी बना सकते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बॉइलिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह सील्ड टीन में भी रखा जा सकता है, यानी कि पैक कोई हमारा एक प्रकार से जिसमें हमारी कोई भी हवा ना आ सके, ठीक है, एक प्रकार से वो पैक रहे, सील्ड रहे, ओके।
तो यहाँ पर देखिए कॉमर्स, ये क्या होता है, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री सीरीज़ का रिप्रेजेंट होता है, ओके, यानी मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका यूज़ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम में यूज़ होता है। R114 देखिए केमिकल नेम डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेट्रा है और इसका केमिकल फार्मूला देखिए हमारा C2Cl2F4 हो जाएगा, या आप इसको इस प्रकार से भी देखिए लिख सकते हैं जिस प्रकार से अभी यहाँ पर देखिए बताया था। तो CCl_F2 और CCl_F2 यानी दो प्रकार से, यहाँ पे कार्बन हमारा 2 हो गया और हमारा फ्लोरीन 4 हो गया और Cl2 2 हो गया। इस प्रकार से इसको शॉर्ट बना दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना देंगे उसको भी। और देखिए एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो बॉइलिंग प्रेशर होता है 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह वेन टाइप कंप्रेसर में यूज होता है। यह डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है इसमें, इस जो ड्रिंकिंग वाटर कूलर होता है उसमें भी यूज होता है। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर जो इसका होता है 0.54 बार, और इस मतलब प्लस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रेशर 1.5 बार होता है। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाष्पन की जो लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 143 किलोजूल प्रति किलोग्राम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज़ोट्रोप के जो रेफ्रिजरेंट हैं इसके बारे में जान लेते हैं कुछ डिटेल्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है। तो R500 जो है ये एज़ोट्रोप का रेफ्रिजरेंट है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। इसमें देखिए ये क्या होता है 73.8 डिग्री सेंटीग्रेड R12 होता है इसमें, और 26.2% क्या होता है R152 होता है। ये मिक्सर फॉर्म होता है इन दोनों का, R12 और R152 का। ये देखिए अज्वलनशील है, अविषैला है और संक्षारण रोधी है। यह ओनली क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ही यूज किया जाता है, ठीक है। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन करते हैं या वर्टिकली कह सकते हैं, ठीक है, या इंक्लाइंड जो एक प्रकार से मोशन करते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, तो वो हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, ओके। रेसिप्रोकेटिंग उसी को कहते हैं। यहाँ पर देखिए यह क्या होता है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल बोथ में यूज़ हो जाता है। कॉमर्शियल जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर पर क्या होता है बॉइलिंग प्रेशर होता है इसका -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आंशिक रूप से ऑयल में क्या होता है ये घुलनशील यानी तेल में घुलनशील होता है, ये घुल जाता है। इसका जो कलर होता है सिलेंडर का वो क्या होता है वो पीला कलर होता है, येलो कलर होता है, ओके। सिलेंडर का इसका कलर आप याद रखेंगे 500 का होता है ये रेफ्रिज यानी कि R500 का क्या होता है पीला कलर होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर बात करें R503 की, तो R503 हमारा इसमें ये किसका मिक्सर होता है R23 का और R13 का, ठीक है। तो R22 का जो मिक्सर परसेंटेज होगा वो 40.1 होगा और इसमें 59.9% होता है। और यहाँ पर देखिए यह ज्वलनशील है, संक्षारण रोधी है और प्रैक्टिकली फॉर्म से ये क्या होता है अविषैला द्रव होता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो बॉइलिंग प्रेशर है वो -88 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या कास्केड रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त होता है, जिसका टेम्परेचर अगर हम बात करें तो -73 डिग्री सेंटीग्रेड से 87 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये टेम्परेचर इसका होता है। रेफ्रिजरेशन सिलेंडर का रंग जो होता है वो, तो देखिए इसका जो कलर होगा, ठीक है, सिलेंडर का वो क्या होगा एक्वा मैरीन होगा, यानी कि एक प्रकार से जो जैसा जल का कलर होता है, ठीक है, एक्वा मतलब जल होता है, ठीक है, उस प्रकार से हमारा हल्का होता है कलर इसका। R504 का देखिए यहाँ पर बात करते हैं डिटेल्स में थोड़ा। इसमें देखिए मिक्सचर होता है ये R32 का और R115 का, ओके। तो ये हमारा इसमें परसेंटेज 48.2% 32 होगा, ठीक है, और 51.8% जो होगा वो 115 होगा, 115। अब यहाँ पर देखिए इसका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ये क्या होगा बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा वो -57 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होगा। यहाँ पर देखिए अज्वलनशील होगा, संक्षारण रोधी और अविषैला होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए उपयुक्त माना जाता है ये, ठीक है, मैक्सिमम यूज होता है इसका जो भी जो इंडस्ट्रीज में ऑपरेशन मतलब एक प्रकार से प्रोसेस होते हैं उसमें। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पन दाब जो होगा वो 5.88 बार होगा और जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो 48 बार होता है। यहाँ पर देखिए इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की अगर हम बात करें तो R118 की अगर हम बात करते हैं तो इसे देखिए आइस फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, यानी कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। यह वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में और जो स्टीम जेट होते हैं इसके कंप्रेसर में भी यूज होता है। यह देखिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम में यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि देखिए इसका जो मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है।
यहाँ पर देखिए R764 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, देखिए यह सल्फर यानी कि एस देखिए सल्फर, ठीक है, को एयर में कंबशन के बाद मिलता है। जब सल्फर का जो मतलब सल्फर को हम क्या करते हैं, एयर में जब कंबशन कर देते हैं तब हमारा R764 मिलता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो बॉइलिंग प्रेशर होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह हाई टेम्परेचर पर भी स्थायी होता है। यह अज्वलनशील अविस्फोटक होता है। यह देखिए फूल यानी कि फ्लावर एंड प्लांट्स के लिए वेरी हार्मफुल होते हैं और अनप्लीजेंट और इरिटेटिंग भी ये महक उत्पन्न करते हैं, मतलब एक प्रकार से इनकी स्मेल होती है जो इरिटेट करते हैं। ओके, अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी कि जो रेफ्रिजरेंट की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। फ्रीजिंग टेम्परेचर, इवेपोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर, ओके। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, COP एंड रिक्वायर्ड पावर, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बॉइलिंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हमारा गलनांक ताप होता है, यहाँ पर देखिए तो देखिए जो मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, इज़ ऑलवेज कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो बॉइलिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो हमेशा ही कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें, जैसे अगर यहाँ पर देखिए हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर इसके थ्रू आप समझें, ठीक है। तो इस टेबल के थ्रू समझिए, यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है और यहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर एट ATM प्रेशर, ओके। यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है ये बॉइलिंग टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, ये सभी क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये आपको याद रखना है, ओके। R11 देखिए इसका क्या है, जिस प्रकार से 23.77 इसका डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है और R12 जो है इसका -29, R21 का 9 डिग्री सेंटीग्रेड, R22 का 41 डिग्री सेंटीग्रेड, R30 का 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से R40 का -23.7 डिग्री सेंटीग्रेड, R113 का 47.6 डिग्री और R717 का -33.3 डिग्री। R744 यानी CO2 जो हमारा होता है ये हमारा -73.6 डिग्री सेंटीग्रेड और R764 जो है उसका -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये देखिए टेबल ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये वाली टेबल ठीक है इंपॉर्टेंट है, और आपकी एक और भी अभी हम बताएंगे, बट आपको इसके बाद कोई भी टेबल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको नॉलेज के लिए आप उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ओके। तो नॉलेज के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पर देखिए फ्रीजिंग टेम्परेचर, ओके। फ्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑलवेज वर्किंग इवेपोरेटर टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ठीक है। जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो काम करने के दौरान जो इवेपोरेटर टेम्परेचर से क्या हो वो कम होना चाहिए, ओके। स्टैंडर्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो -35 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम होता है। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें ये चेंज नहीं होता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑलवेज वर्किंग इवेपोरेटर टेम्परेचर, यानी कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो हमेशा कम होगा वर्किंग इवेपोरेटर टेम्परेचर से, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए जो हमने बता दिया, अब यहाँ पर टेबल के थ्रू यहाँ पर समझ लीजिए वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेबल यहाँ पर बनी हुई, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। रेफ्रिजरेंट हमारे वही हैं, आगे कुछ रेफ्रिजरेंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 21 नहीं होगा, 22 होगा ओनली। और देखिए यहाँ पर इस टेबल को भी समझ लीजिए, ये सभी डिग्री सेंटीग्रेड में ये फ्रीजिंग टेम्परेचर की वैल्यू है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं इवेपोरेटर एंड कंडेंसर प्रोसेस जो प्रेशर होता है उसके बारे में। तो देखिए ये प्रेशर जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर के ये बराबर होता है। हमें ये क्या होता है धनात्मक होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। लीकेज को रोकने के लिए जो प्रेशर है, जो पॉजिटिव प्रेशर है उस ये आवश्यक होता है, जिस एयर एंड ह्यूमिडिटी सिस्टम में प्रवेश ना करे, जिससे यहाँ पर देखिए लिख लीजिए, ठीक है, जिससे एयर जो है ह्यूमिडिटी सिस्टम में प्रवेश एक प्रकार से इंटर ना कर पाए। इसकी जो सहायता से क्या होता है लीक परीक्षण, यानी कि जो हम टेस्टिंग कर सकते हैं जो लीकेज होता है, ओके।
स्टैंडर्ड इवेपोरेटर टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका, एंड कंडेंसर टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पर क्या होती है गणना की जाती है। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है पीई, ठीक है, जो कि शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, इवेपोरेटर प्रेशर, और पीसी यानी कंप्रेसर प्रेशर, और यहाँ पर कंप्रेसर रेशियो यानी कि दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो कंप्रेसर रेशियो आ जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, ये टेबल देख लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए, बट एग्जाम में ये आपका नहीं आएगा, एग्जाम में आपके नहीं आएगा ये, बट यहाँ पर आप इसको नॉलेज के लिए आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके, सीओपी एंड नीड्स पावर, जो भी हमारे जो रिक्वायर्ड पावर होगी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर टेम्परेचर और 30 डिग्री सेंटीग्रेड कंडेंसर टेम्परेचर, और रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का सैद्धांतिक सीओपी जो होता है वो मतलब होगा वो 5.7 होता है। ओके, रिवर्स कार्नोट साइकिल का ये आपको याद रखना सीओपी। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है सीओपी और किलोवाट पर टीआर, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, तो यहाँ पर इसको भी आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इवेपोरेशन जो है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं कि यह क्या है। एक रेफ्रिजरेंट में सदैव हाई इवेपोरेशन जो है हमारा, देखिए क्या होगा, मतलब एक प्रकार से हाई इवेपोरेशन जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, लो, एक प्रकार से लैटेंट हीट नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक प्रकार से जो लैटेंट हीट है वो एक प्रकार से हमारी क्या होगी, यहाँ पर कैलकुलेट होगी, ठीक है, यहाँ पर देखिए लैटेंट हीट जो है हमारी वो क्या होगी, निहित होगी, कैलकुलेट होगी। जो इवेपोरेशन होगा उसमें हाई, यहाँ पर देखिए हाई जब होगी तब इसके कारण जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो प्रति किलोग्राम में बढ़ोतरी होती है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका बना हुआ टेबल, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए जो टेबल बना हुआ है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है। वो देखिए वाष्पन टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, वाष्पन तापमान पर किसी रेफ्रिजरेंट का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये कंप्रेसर के संपीडक के सैद्धांतिक विस्थापन को प्रकट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए बना हुआ है, यहाँ पर इसको देख लीजिए, थियोरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट्स और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट वेपर एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी किस में दिया है, मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम में। वेपर डिस्प्लेसमेंट फॉर स्टैंडर्ड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टीआर में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मीटर क्यूब प्रति मिनट में। यहाँ पर देखिए ये टेबल बनी हुई है, ये रेफ्रिजरेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर देखिए टेबल आप देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिए। ये आएगा तो 5 मार्क्स में आपका आएगा जनरली। यहाँ पर देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, रासायनिक जो गुण हैं, गुणधर्म, उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए तो फ्लेमिबिलिटी होती है यानी कि ज्वलनशीलता, और टॉक्सिसिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर में क्या होंगे, सॉलिबल होंगे, मिसिबिलिटी होंगे यानी मिश्रणी होंगे, घुल जाएंगे, नष्ट होने वाला गुण इसमें पाया जाता है, इफेक्ट्स ऑन जो पेरिशेबल मटेरियल्स होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए विस्कोसिटी, लिक्विड एंड देखिए यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर देखिए लिक्विड एंड जो वेपर रेफ्रिजरेंट होंगे इसमें जो विस्कोसिटी होगी वो लो होगी हमेशा, ठीक है, लो होनी चाहिए। कॉस्ट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑलवेज हाई होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इसको यहाँ पर आप वैसे तो आप इसको लिख देंगे जब भी आपका प्रॉपर्टीज़ पूछेगा, जब इसके बारे में पूछेगा तो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, समझाने को अगर कहेगा तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट इसकी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और लीकेज टेंडेंसी, यहाँ पर देखिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जिसमें ऑलवेज हमारा क्या होगा, जो हाई होगा, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हाई होगा। और लीकेज टेंडेंसी क्या है, जो बहुत मतलब जो लीकेज टेंडेंसी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए इसमें, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, लिक्विड एंड वेपर रेफ्रिजरेशन में हाई टेम्परेचर कंडेंसर में होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमारा
ये पूरा का पूरा यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, दो प्रॉपर्टीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, एक केमिकल वाली इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है, ये मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में मिलेगी, ठीक है, मतलब ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो एक प्रकार से कंपटीशन में भी ये एक आध क्वेश्चन इसका ऑप्शनल बना हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप मतलब जैसे आपका ये सॉल्युबल है वाटर में कि नहीं है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आया था कुछ, तो इसको आप देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो चैप्टर ये आपका ख़त्म हो गया, इस चैप्टर का द एंड हो गया है। तो अगर ये देखिए पूरा का पूरा चैप्टर अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो यहाँ पर सभी देखिए सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको एकदम समझ में आए, ठीक है, और जो चैप्टर है वो भी एकदम क्लियर हो जाए, उनका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। तो सारा का सारा यहाँ पर देखिए जो टॉपिक था वो एकदम आपका फिनिश हो गया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और वेरियस प्लेटफॉर्म पर शेयर करें इसको, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जो नए स्टूडेंट है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टा को और टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके एकदम रखें, क्योंकि वहाँ से आपको सारा जो एडवांटेज होगा वहाँ से मिलेगा, PDF भी आपको वहीं मिलेगी, और न्यू नोटिस जो होगी, न्यू इन्फॉर्मेशन और जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको वहीं मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।